हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ जो है बैंकिंग कंपनी के बारे में बताता हूँ, सिखाता हूँ कि आप अपने शेयर्स की वैल्यूएशन, अपनी रिटर्न्स, अपने रिस्क प्रोफाइल को खुद ही चेक कर सकते हैं। देखिएगा, हर एक बैंक की ना एक चीज़ उपलब्ध हो सकती है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, जो है बुक वैल्यू, या कंपनी की वेबसाइट पर भी जाकर आप वो चेक कर सकते हैं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर वो अक्सर मिल जाया करती हैं, तो जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होती हैं। तो सबसे खास बात है कि आज आरबीएल बैंक का हम रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कहते हैं, सर आप ना बड़े बड़े बैंकों का तो एनालिसिस करते हैं, छोटे बैंकों का कोई एनालिसिस आप करते ही नहीं है। तो मैंने कहा देखिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, साइज़ में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट सबकी अपने जो है खूब जान लगाकर काम करती है। अपनी जो पूरा स्टाफ होता है वो पूरे दिलो दिमाग से, अपनी इच्छा शक्ति से जो है काम करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। फाइनेंशियल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि यहाँ छोटे बड़े हैं, जो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं भी बहुत बार बोलता हूँ छोटे बैंक बड़ा बैंक, तो लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन या उसके साइज़ के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि छोटा बैंक है, ऐसा नहीं है। तो आइएगा, मैं आरबीएल बैंक के बारे में आज आपके साथ चर्चा करता हूँ। तो देखिएगा, तकरीबन 13,000 करोड़ की मार्केट कैप वाला ये बैंक है। 221 रुपये 60 पैसे इसका क्लोजिंग भाव है। इस शेयर ने पिछले रिजल्ट के बाद क्या किया है, पहले ये अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा, पिछले रिजल्ट के आसपास ये शेयर 170-80 के आसपास चलता था और वहाँ से भी 221 है। तो रिजल्ट को इस के अंदर हम कह सकते हैं कि 15 से 20% ये शेयर जो है रनअप कर चुका है रिजल्ट आने से पहले। रिजल्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन मैं आपको जो सबसे पहली बात बताना चाहूँ, जिस पैरामीटर की मैं बात करूँगा वो देखिएगा, आज मैं आपको आरबीएल की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वहीं से लेके आता हूँ। देखिएगा, सबसे लास्ट लाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है BVPS, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। और ये मैं करता हूँ आपके साथ रेड कलर से, और रेड कलर का से देखिएगा VPS नज़र आ रहा है। कभी भी किसी भी शेयर की क्या स्ट्रेंथ है, कितनी वो कमाई आपको करके दे सकता है। देखिएगा, शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है, भाव ऊपर नीचे होता है, थोड़ी सी पी रेटिंग हो जाती है, अच्छा करने पर, ख़राब करने पर ख़राब हो जाती है। बट एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आप देखें 3 से 4 साल में, तो ये पैरामीटर्स आपके शेयर्स को वैल्यू करने का बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है। इसको बोलते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। देखिएगा, ये शेयर 2011 के अंदर तकरीबन 50 रुपये की वैल्यू रखता था, एक साल बाद 52.62 हो गया। इसका मतलब है कि इस बैंक ने इस पीरियड में जो आपको रिटर्न्स दी वो केवल 2.5% दी फाइनेंशियल बेसिस पर। उसके बाद देखिए, अगर डिविडेंड पे किया है तो वो डिविडेंड का अमाउंट आप अलग से अपनी रिटर्न्स मान सकते हैं, जिस साल में डिविडेंड मिला है। 52 से 63 हो गया, तो तकरीबन 20% की रिटर्न हो गई। आप कहेंगे सर ये कैसे निकाल रहे हो? इन दोनों का डिफरेंस करिए और जो पहले वाली वैल्यू उससे डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिटर्न्स आ जाएंगे। अब 63 से 71, तो यहाँ जो रिटर्न्स रही वो तकरीबन 17-18% रही। उसके बाद अगले साल में क्या रहा, 71 से 75, तो तकरीबन क्या रहा, 5-6% की रिटर्न्स रही। बुक वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ कि कंपनी ने क्या कमाया। 75 से 91 हो गई, तो तकरीबन यहाँ पर 20% हो गई। फिर 91 से 113 रुपये हो गई, तो आप देखेंगे इस पीरियड में तकरीबन 25-26% की रिटर्न्स आई। और ऐसे पीरियड्स जब आते हैं ना, तो शेयर्स की पी रेशियो बढ़ जाती है। तो ये वो पीरियड है जहाँ पर इनके IPOs आए थे, तो उस समय पर जनरली ये बढ़ता हुआ भी दिखता है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर ये तकरीबन 35% की रिटर्न्स। फिर देखिएगा, लिस्टिंग होने के बाद ये 20% के आसपास की रिटर्न्स। फिर आप देखेंगे 25% के आसपास की रिटर्न्स। और यहाँ पर आ गया कोविड। तो ये बैंक यहाँ पिछले 4-5 साल में जैसे ही अच्छा करने लगा था, मतलब पिछले 5 साल में, उसके बाद आया कोविड। और कोविड के बाद क्या हुआ, जो शेयर की बुक वैल्यू थी 202, वो हो गई 204 रुपये मात्र। इसका मतलब क्या है कि जो लोन बांट रखे थे वो सुहा हो गए। और जब लोन सुहा होते हैं तो भाई आपकी बैलेंस शीट खराब होती है, आपके डूबने की चांसेस और बढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये वहीं से स्ट्रगल कर रहा है। 2020 से फिर 204 रुपये हुआ, 1% की रिटर्न आई। फिर देखिएगा, नेगेटिव रिटर्न आई, लॉस में चला गया बैंक, तो नेगेटिव रिटर्न्स आई।
उसके बाद 200 से 216 हुआ, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आई, 8% की रिटर्न आई। और फिर 216 से 221 तकरीबन बैलेंस शीट के हिसाब से 3-4% हुई। लेकिन ये जो नेगेटिविटी 2021 में फैली हुई थी, 20-21 में, वो नेगेटिविटी खत्म हुई, जिसके बाद 8% और 3% की बुक वैल्यू के सामने भी शेयर्स ने 50-60% की रिटर्न आपको दे दी। तो अब सबसे खास बात आपको क्या पता चली कि अगर जब वो रिकवरी करने लगता है तो बैंक्स फिर अच्छी रिटर्न जनरेट कर देते हैं उस समय पर। तो जो खराब किया था उसका भी अब जो है डिस्काउंटिंग होगी। एक रेशो और बताता हूँ मैं आपको, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। इस कंपनी की रिटर्न ऑन एसेट्स में बहुत अच्छी बात है कि जहाँ शेयर का भाव चल रहा है वहीं पे मार्केट का भाव चल रहा है, तो रिटर्न ऑन एसेट्स 1 की आ रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल फेयरली वैल्यूड शेयर है ये। अब यहाँ देखिएगा इसकी रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे, ये देखिएगा रिटर्न ऑन एसेट्स, ये भी 1% है। प्राइस टू बुक वैल्यू से डिवाइड करोगे वो भी 1 है, क्योंकि शेयर का भाव भी इन्हीं बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 221 रुपये। तो मोर और लेस 220-230 के बीच में सारी चीज़ें। तो सब जो है यहाँ पर अब जो रिजल्ट है वो अच्छा है खराब है उसके हिसाब से हम आगे वैल्यू करेंगे, बट अभी जो दिख रहा है हमें वो शेयर फेयरली वैल्यूड है। और जो नेगेटिविटी थी इसमें वो सब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई। अब एक्स्ट्रा कुछ भी पॉजिटिव करना होगा तो वो रिजल्ट में आएगा। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर्स के बारे में थोड़ा सा चलना शुरू हो जाता है, फिर वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, और बैंक फिर वो जो अपना पीक आउट कर लेता है रिटर्न्स, तो वो जो है नज़र नहीं करते और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। तो बैंक की देखिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू भी 0.098 यानी कि 1 पे ही है, क्योंकि अब तो ईपीएस बढ़ गई है तो उसको भी आप कंसिडर कर लेंगे। तो वैल्यूएशन वाइज भी ये 14 के आसपास की पी रेशियो पे चल रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू पर अगर हम इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी अब आएगी वही आपकी परसेंटेज कमाई होगी। अगर शेयर बाजार में ना इसके बारे में कोई नेगेटिव सोच हो ना कोई पॉजिटिव हो, यानी कि अगर कोई इसकी पी रेटिंग नहीं हो, तो जो इस क्वार्टर की रिटर्न ऑन इक्विटी है, और मान लेते हैं कि सेम कंपनी ऐसा ही करती है, तो अगले साल जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, क्योंकि शेयर्स का भाव प्राइस टू बुक वैल्यू 1 पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट की कीमत और मार्केट की कीमत सेम है, तो जो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है, अगर ये उस रिटर्न ऑन इक्विटी को मेंटेन करेगा तो उतने परसेंट शेयर होल्डर्स की कमाई करके दे सकता है ये। तो आइएगा इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखने की कोशिश करते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं की है, तो हम दूसरी जगह पर देखेंगे। अभी जब हम एनालिसिस करेंगे तब देख लेंगे, और मैं वैसे नहीं भी दी होगी तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा आपके लिए। तो देखिएगा यहाँ पे तकरीबन 20 रुपये के आसपास की ईपीएस बनती है एनुअलाइज अगले साल की कंसोलिडेटेड बेसिस पर, और 220 का, तो 10% के आसपास ही जो है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी बनती है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई देखिएगा इस शेयर्स के भाव के आसपास अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो ये शेयर 10% के आसपास की रिटर्न दे सकता है। री रेटिंग हो गई तो थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, डी रेटिंग हो गई तो नीचे की तरफ होगी, खराब परफॉर्मेंस आ गई आगे चल के तो नीचे चला जाएगा, अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी हाल फिलहाल में इसकी जो वैल्यूशंस निकल कर आ रही हैं वहां पर एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू बढ़ने के चांसेस 10% है, वही हम इसके अगले साल की एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मान सकते हैं, लेकिन अगर सब सही सलामत चलता है तो। अब अगर हम बात करें इसके जो बाकी पैरामीटर्स हैं, तो ये हमने चर्चा कर ली प्राइस टू बुक वैल्यू, तो क्योंकि ये बैंक एनालिसिस करने में बहुत आसान हो गया क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू 1 है, तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 7% थी जो अब इंप्रूव होकर 10% के आसपास आ गई है। अब इसकी अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 26% से 27 हुए, फिर 25 हुए, फिर 26 हुए, फिर 25 हुए, फिर 26 हुए। इस बार इसका मतलब एक जैसे ही है। ऑपरेटिंग मार्जिन के बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखिएगा, दिसंबर 22 में घट गए थे, फिर मार्च क्वार्टर अच्छा था वहाँ बढ़ गए थे। इस बार फिर जो आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा स्लाइटली लोअर साइड आए हैं, वो तो वो वहीं के आसपास है। तो कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव है नहीं पिछले 2 क्वार्टर के अंदर, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें कि भाई ब्याज देने और लेने के बीच का डिफरेंस कितना है, तो उसमें अगर हम देखें तो Q4 ऑफ 2023 और Q1 ऑफ 24 हम इसको कंपेयर करेंगे, बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें काम की का मतलब, क्योंकि मैं जिस एनालिसिस में ले रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वार्टर देखूँ तो नेट इंटरेस्ट इनकम मात्र 3% बढ़ी है, 3 महीने में 3% बढ़ी है। अदर इनकम की फिगर 685 हो गई है, जो 674 थी वो 2% बढ़ी है। नेट टोटल इनकम मात्र 2% बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% बढ़ गया, अगर प्रोविजन बढ़ जाएगा तो कम हो सकता है।
प्रोविजंस 13% बढ़ गए। अगर भैया प्रोविजन 13% बढ़ेगा तो 9% नहीं रह सकता अब आपका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है 6% की। बट ये अगर आप देखें जितने सारे बड़े बैंक हैं उन सब में सबसे अच्छी है, ठीक है जी, मतलब बड़े बैंकों के साथ compete कर रहा है ये इस टाइम पे, अच्छा दिखा रहा है। और मैंने कहा छोटा बड़ा क्या होता है, मार्केट कैप के हिसाब से छोटा बड़ा बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे 6% की रिटर्न आई है। इनकी असेट्स क्वालिटी थोड़ी सी मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डाइसी रहती है, जिसकी वजह से इसको वैल्यूशंस भी नीचे की तरफ मिलती है। तो नेट प्रॉफिट में 6% का जो है ग्रोथ इस क्वार्टर में आया है। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, भाई कितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, तो वो 4% से ऊपर रहता है, 4.84। तो लोन लेने और देने का, और रिटर्न ऑन एसेट्स 1.01 आई है। और मैं भी बात कर रहा था रिटर्न ऑन इक्विटी की, वो 8.39 है। तो मेरी जो कैलकुलेशन 10% थी उसके नीचे है अभी भी। तो 8.39 का मतलब है कि आपकी बुक वैल्यू अगले बार 8.39% बढ़ेगी। तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी जो नॉमिनल रिटर्न्स हैं वो 8.39% ही आएंगी अगर बुक वैल्यू पर शेयर्स आप लेते हैं तो ये शेयर्स यहाँ पर फेयरली वैल्यूड है। थोड़ा सा आप स्लाइटली ओवर वैल्यूड मान सकते हैं, क्योंकि जो बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ है, तो इस समय मार्केट में इक्विटी से एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, उस हिसाब से इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। तो वो एडजस्ट करने के लिए हम अगर इसको 10 पे लेके जाएंगे तो शेयर प्राइस 10% 12% नीचे की तरफ आ जाएगा। कासा रेशो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में ना इनकी कोई बहुत बड़ी पकड़ नहीं है, एफडी से ही पैसा इकट्ठा हो रहा है इनका ज़्यादातर। तो आप फिर भी अब देखेंगे कि पिछले कुछ टाइम में तो इन्होंने इंप्रूव किया, पर 37% पे कासा रेशो है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट टोटल में। अगर एनपीए की बात करें तो देखिएगा एनपीए इस बार साल के क्वार्टर के शुरू में थे 2420 करोड़, जिसमें 555 बढ़े इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 681 बढ़े थे। तो ठीक है, यहाँ पे गनीमत है कि पिछले क्वार्टर से कम एनपीए बढ़ा। अपग्रेड कितने हो गए, कुछ अपग्रेड हो गया, यानी कि जिन्होंने पैसा देने का प्रॉमिस कर दिया। पिछली बार किया था 138 करोड़ ने, इस बार 97, यानी कि कम लोगों ने प्रॉमिस किया है। तो असेट्स क्वालिटी सुधरी है लेकिन कम सुधरी है। रिकवरीज 169 करोड़ की तो उन्होंने रिकवरीज कर ली है एनपीए की, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल है। लेकिन पिछले बार तो बहुत अच्छी रिकवरी थी 248 की, और राइट्स ऑफ 344 थे, इस बार 304 है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पिछला क्वार्टर बेहतर था, ये क्वार्टर सारी इंप्रूवमेंट इनकी मार्च क्वार्टर में थी बेहतर। मार्च क्वार्टर में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिकवरी की थी, और उस रिकवरी की वजह से इस क्वार्टर में आपको शेयर के भाव ऊपर नज़र आ रहे हैं। कि उसी एंटिसिपेशन में चला था ये कि भाई पिछले क्वार्टर के मुकाबले में फीके हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट थी इनकी, बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट थी। रिकवरीज देखिएगा 126 के सामने 248 हो गई थी। राइट्स ऑफ 371 से घटकर 344 पे आ गए थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पिछला मार्च 2023 का क्वार्टर था वो बेस्ट क्वार्टर था इनका हाल फिलहाल के दिनों में जितने भी क्वार्टर सभी थे। तो ये क्वार्टर भी कंफर्टेबली ठीक है, लेकिन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी 6% का प्रॉफिट आ गया। एनपीए की परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, इंप्रूव कर रही है। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी 85% है, ठीक तरीके से कर लिया। यानी कि बैंक अपने आप को यहाँ पे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है अर्निंग से ज़्यादा, जिस तरीके की हमें पोजीशन से नज़र आ रही है। टीयर 1 कैपिटल यानी कि जो परमानेंट कैपिटल है वो इस बैंक की अभी इस क्वार्टर में पिछले साल से घट गई है। तो कैपिटल की जरूरत इसको फिर पड़ने वाली है। इनकी शायद अभी मीटिंग भी थी और शायद अनाउंसमेंट भी थी कि इन्होंने कैपिटल रेज करनी है, 16% से घट के 15%। तो टीयर 1 कैपिटल, तो कैपिटल एडुकेसी, अब बैंक को ग्रोथ करने के लिए दोबारा कैपिटल चाहिए, और यही अब बैंकों के लिए चैलेंज है, क्योंकि यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ है। तो जो परपेचुअल डेट्स हैं उनको रेज करने में कॉस्ट फंडिंग बढ़ रही है। इंडिया में इक्विटी रेज करना इस जैसे बैंकों के लिए अभी हाल फिलहाल में तकलीफ में है, क्योंकि बुक वैल्यू पर शेयर ट्रेड कर रहा है, और उसी के साथ अगर वहाँ पे वो शेयर्स का प्राइस, क्योंकि जब सप्लाई आती है एक्स्ट्रा या राइट इशू में शेयर्स दिए जाते हैं तो थोड़े सस्ते भाव पे दिए जाते हैं, और फिर उसका खर्चा भी होता है। तो इतना ईजी नहीं है बैंक के लिए, बट हाँ इक्विटी कैपिटल ये रेज कर सकता है इस समय पर। इनकम की बात करें, इंटरेस्ट अर्न पिछले क्वार्टर में क्या था, तो पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो अभी 2680 है, और मार्च क्वार्टर में था 2496। तो इंटरेस्ट अर्न की अमाउंट अच्छी खासी बढ़ी है, तकरीबन 6% के आसपास। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड भी बढ़ा है, और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ये तो 10% को भी क्रॉस कर गया। उसके बाद नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो वो 1211 से बढ़कर 1246 हो गई। तो जो बढ़ा है वो परसेंटेज टर्म्स में इंटरेस्ट अर्न कम बढ़ा है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ज़्यादा बढ़ा है, बट एब्सोल्यूट टर्म में
तकरीबन 35 करोड़ का फायदा आ गया। अब यहाँ पर अगर हम फिगर्स को आगे देखें कि भाई ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 271 से बढ़कर 288 हो गए। और सबसे खास बात ये कि जो प्रोविजंस की फिगर है वो इस बार बढ़ के आई है 182 से 260। तो ये जो एनपीए वाला जो प्रोविजंस है वो बढ़ रहे हैं इस बार। और मैंने कहा ना पिछला जो क्वार्टर था बेस्ट क्वार्टर था, उसके सामने थोड़ा फीका है। और बैलेंस शीट के साइज से भी आपको पता चल जाता है कि भाई बैलेंस शीट में नेटवर्थ कितनी बढ़ रही है। तो ये नेटवर्थ देखिएगा 12,000 से 12,926 हुई, फिर 13। तो यहाँ पे जो नेटवर्थ इंप्रूव होती है वो हालांकि बुक वैल्यू जैसी होती है, लेकिन कभी कभी कंपनी शेयर्स नए इशू कर देती है तो नेटवर्थ से सही कैलकुलेशन नहीं होती, बुक वैल्यू से ही सही कैलकुलेशन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इनके डिटेल्ड जो रिजल्ट्स हैं उनसे अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि जो फिगर्स है वो करोड्स के अंदर नहीं है, लैक्स में है। तो 2 प्लेसेस जो हैं वो हटा देंगे आप तो आपके पास करोड्स में वैल्यू आ जाएंगी। तो टोटल इनकम में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट इनकम थी 2496 करोड़ थी वो 2679 करोड़ हुई, और वो तकरीबन जो है 7-8% के आसपास थी बढ़ी। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंडेड तो 10% से भी ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन हुआ क्या कि जो परसेंटेज टर्म्स है उसमें तो इंटरेस्ट अर्निंग कम बढ़ी है, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट टर्म में कम है। यानी कि टोटल नंबर्स अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे इन्होंने तो भैया कंट्रोल कर दिया। ये थोड़ा सा ना कभी कभी कंफ्यूज भी करता है। ये कह रहे हैं कि हमने तो एम्प्लॉय की कॉस्ट ही कट कर दी, 357 करोड़ से इस बार 341 करोड़ की एम्प्लॉय की कॉस्ट। बड़ा सरप्राइज है, होता है बट मोस्टली बैंकों में नहीं था इस बार। 934 से 942। तो यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने जबरदस्त कॉस्ट कंट्रोल की हो, यहाँ पे खर्चे अपने काटे हों और वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट्स में। यानी कि जितने खर्चे काटे हैं वही यहाँ पे प्रॉफिट में आ रहा है। 593 से 647 और 10% का इजाफा प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। लेकिन जो प्रोविजंस हैं वो बढ़ गए हैं, 234 करोड़ थे और वो बढ़कर कितना हो गया है 266 करोड़। तो प्रोविजन 10% बढ़ गए हैं। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट पर वो 10% की ग्रोथ नहीं आएगी, वो प्रॉफिट परसेंटेज 6% पर आ गई, 359 से 381। तो ठीक है, रिजल्ट कोई ख़राब नहीं है, रिजल्ट ओके है। 6% की ग्रोथ की है। एसेट्स क्वालिटी थोड़ी डिटोरिएट हो रही है। तो हमें इसके एक बार सेगमेंट पे जाएंगे तब थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि कौन से सेगमेंट में इन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। अगर हम कैपिटल एडुकेसी की बात करें तो कैपिटल एडुकेसी नीचे की तरफ आ रही है, इनको मेंटेन करना पड़ेगा। ग्रोथ अगर करनी है तो कैपिटल डालनी पड़ेगी बैंक में, वो रिक्वायरमेंट दिख रही है। बेसिक ईपीएस 4.81 की है, जो पिछली बार 4.52 थी। डाइल्यूटेड भी देखें तो डाइल्यूटेड सही आइडिया लगता है, तो डाइल्यूटेड 4.78 है, वो भी 6% के आसपास ही ग्रो की है। और वो जनरली प्रॉफिट की रेशियो में ही होती है। अगर नए शेयर इशू नहीं होते तो ईपीएस का ग्रोथ और पैट का ग्रोथ यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम ही होता है। अगर हम ग्रोस एनपीए की बात करें तो ग्रोस एनपीए स्टेबल है, 3.37 इस पर 3.22 है। थोड़ा इंप्रूव भी किया। नेट एनपीए में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ऊपर इन्होंने प्रोविजन बना लिए हैं। तो जो राइट ऑफ्स हैं वो ज़्यादा अच्छे किए इन्होंने, क्योंकि थोड़ा सा राइट ऑफ बढ़ा दिया, तो जिससे कि नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए आपके ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। रिटर्न ऑन असेट्स 1% है, तो बुक वैल्यू पर बिल्कुल फेयरली आप देख सकते हैं। जहाँ बुक वैल्यू है वही शेयर्स की फेयर वैल्यू मिलेगी। नेटवर्थ जो है वो बड़ी ही नहीं है, वो सेम ही तो है। नेटवर्थ में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई तो 12,996 करोड़ थी, वो 13,005 करोड़ हुई है, तो 11 करोड़ की तो बढ़ी है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो सिमिलर है जो परफॉर्मेंस। अब देखते हैं इनके सेगमेंट में। तो सेगमेंट में क्या हुआ, सेगमेंट में रेवेन्यू कहाँ पे बढ़े, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में बढ़े। अरे नहीं, ये तो सेम ही है। होलसेल बैंकिंग में नहीं बढ़े, रिटेल बैंकिंग में बढ़े। तो रिटेल बैंकिंग में 7-8% का इम्प्रूवमेंट है। और उसके बाद ट्रेजरी में तो 2780,296, ट्रेजरी में भी 7-8% की ग्रोथ है। उसके बाद अदर बैंकिंग ऑपरेशंस में अगर हम देखें तो उसमें डी ग्रोथ है, 32 करोड़ के सामने 17 करोड़ आए हैं। अदर बैंकिंग में ट्रेजरी में है 172 से, तो ये भी 7-8% ही तो इम्प्रूवमेंट है। देखिएगा 7-8% की रेवेन्यू ग्रो हो रही है। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है नहीं हो रही है वो देखते हैं। अरे कॉर्पोरेट में तो प्रॉफिट ही साफ हो गए,
कॉर्पोरेट में तो 82 करोड़ के सामने 54 करोड़ के प्रॉफिट हो गए, ये डेंट पड़ा है। लेकिन रिटेल बैंकिंग में गजब कर दिया इन्होंने, मेंटेन कर लिया। 188 करोड़ के प्रॉफिट थे 192। ये तो बड़े बड़े बैंक को भी नहीं कर पाए। आईसीआईसी बैंक का भी तो रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट साफ हो गया, होलसेल में साफ हो गया। ट्रेजरी में सबका बढ़ रहा है, क्योंकि जो पैसा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वहाँ पर जो रिटर्न्स है वो इनकी इंप्रूव हो रही है। आरबीआई के बैलेंस के ऊपर भी पैसा अच्छा मिल रहा है। तो 50 करोड़ से 116 करोड़, तो ट्रेजरी इनकम में इन्होंने गजब कर दिया। तो ट्रेजरी में डबल से भी ज़्यादा हो गया। बट ये जनरली थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब बैंक एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा है। अदर बैंकिंग ऑपरेशन में भी 32 करोड़ से घट के 17 करोड़ हो गए। तो सारा जो दारोमदार था इस क्वार्टर में जो भी प्रॉफिट आया वो सब ट्रेजरी की वजह से आया है। तो जो भी प्रॉफिट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी 6% ग्रोथ है वो सब वहीं से है। जबकि डी ग्रोथ हुई है इनके नॉर्मल होलसेल बैंकिंग के अंदर, रिटेल बैंकिंग में म्यूटेड परफॉर्मेंस रही है, ट्रेजरी ने जबरदस्त की है, बाकी बैंकिंग ऑपरेशन भी खराब ही रही है। तो ये रही इसकी परफॉर्मेंस। और वैल्यूएशंस अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो 5 रुपये 33 पैसे की ईपीएस है। साल भर की ईपीएस 21-22 रुपये के आसपास आप लगा सकते हैं। तो 21-22 रुपये की ईपीएस हम देखें और शेयर का भाव 220-30 रुपये, तो शेयर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी 21 रुपये है, 10 की पी दे सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी 8-9% है। तो इसकी फेयर वैल्यू यहीं पे आती है कहीं 220-210 के आसपास ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर मैं आपको बता दूं एज ए डिस्क्लोजर, मेरी कोई भी ट्रेडिंग पोजीशंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस भी नहीं है आरबीएल बैंक में। बट शेयर इज़ फेयरली वैल्यूड। मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब वैल्यूएशंस हैं, बहुत अच्छी वैल्यूएशंस हैं। रिटर्न्स के हिसाब से रिटर्न रेशियोज को कंसिडर करें, हमें लग रहा है कि ठीक है, फेयरली वैल्यूएशंस के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। कोई भी भैया ट्रेड लें, निवेश करे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लें, उसके बाद ही अंतिम फैसले पर पहुंचे। मुझे लगता है कि एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भैया लाइक जो है जरूर से जरूर कर दीजिए वीडियो को। आपको लगता है कि भाई किसी और के काम आ सकती है, आपके दोस्तों के आरबीएल बैंक में निवेश है, या बैंकिंग का एनालिसिस करने में किसी और को हेल्प हो सकती है, या दूसरे बैंकों के साथ आप निवेश करते हैं और यहाँ पर आपको लगता है कि भाई इसकी एनालिसिस से दूसरे बैंकों का भी जब हम इवैल्यूएशंस करें तो वहाँ पे हेल्प हो सकती है, तो ऐसे लोगों को भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।